हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी पाठशाला में और मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा हिस्ट्री का, उसके सेकंड लेक्चर के बारे में। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, मोहनजोदड़ो की कैसे खोज होती है, सर जॉन मार्शल का उसमें क्या रोल था, दयाराम साई ने किस तरीके से हड़प्पा को खोजा और रखलदास बैनर्जी ने किस तरीके से मोहनजोदड़ो की खोज की। तो अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे विस्तार के बारे में कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो विस्तार को हम डिटेल में देखेंगे और जो हमारे स्थल काम के उनको हम साथ के साथ डिस्कस भी करते चलेंगे। तो अगर मैं आपको सिंपल सा विस्तार के बारे में बताऊं तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो कितने देशों में है। अगर हम प्रेजेंट में देशों की बात करें तो कितने देशों में जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो फैली हुई है। तो अगर हम देशों की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता 3 देशों के अंदर फैली हुई है। कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता हमारी फैली हुई है। आप साथ के साथ नोट करते चलना जिससे कि आपके नोट्स बहुत अच्छे हो जाएं, क्योंकि आपके नोट्स जब भी अच्छे होंगे तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं जिससे आपको पढ़ने में मजा, और मैं आपके नोट्स बहुत बेहतरीन बनवा दूंगा, बस मेरे साथ उनको बनाते चलना। चलिए, तो अगर मैं पहले देश की बात करूं तो पहला देश हमारे पास आता है अफगानिस्तान। अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो पहला जो विस्तार था वो अफगानिस्तान के अंदर हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का पहला देश जहां पर हड़प्पा सभ्यता के हमें सबूत मिलते हैं वो है हमारा अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा स्थल है, एक ऐसा देश है जहां से सबसे कम हमको साक्ष्य मिले हैं, सबसे कम हमें स्थल प्राप्त हुए हैं इसे अफगानिस्तान से। तो अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इस सभ्यता के सबसे कम स्थल हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो अफगानिस्तान से हमें इसके 2 स्थलों के बारे में पता चल रहा है। टोटल 2 स्थल हमको मिल पाए हैं यहां से। क्लियर हो गया है? तो पहला विस्तार कहां पर है? अफगानिस्तान के अंदर हड़प्पा सभ्यता का। दूसरा विस्तार इसका देखने को मिलता है हमें पाकिस्तान के अंदर, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अफगानिस्तान में हम देख चुके हैं किस तरीके का विस्तार है। तो अगर मैं पाकिस्तान के बारे में हम बात करें तो पाकिस्तान में शुरुआत में अगर प्रारंभिक बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्थल हमको यहां से प्राप्त होते हैं। तो प्रारंभिक सर्वाधिक स्थल हमको जहां से प्राप्त होते हैं वो हमारा पाकिस्तान है। तो अगर हम बात करते हैं यहां से हमको सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं प्रारंभिक, तो यहां पर लिख लेना प्रारंभिक की बात करें हम तो प्रारंभिक में सर्वाधिक स्थल जो हमें प्राप्त हुए वो हड़प्पा इसे पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे बड़े 3 नगर हैं, ध्यान रखना सबसे बड़े 3 नगर वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं। जो सबसे बड़े 3 नगर हैं हमारे वो कहां हैं? वो पाकिस्तान के अंदर ही स्थित है। कहां पर है वो? पाकिस्तान के अंदर ही स्थित है। कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला हमारे पास मोहनजोदड़ो हो गया है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगरों में ये गिना जाता है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है हमारा। दूसरा हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास आता है वो है गनेरीवाल। गनेरीवाल, ध्यान रखना ये तीनों ही सबसे बड़े नगर में आते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर। ये तीनों ही हमें कहां मिले हैं? पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो पहला जो विस्तार है वो अफगानिस्तान के अंदर हमें मिलता है हड़प्पा सभ्यता का। दूसरा विस्तार हमको पाकिस्तान के अंदर मिलता है। अफगानिस्तान में बात करते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर सबसे कम स्थल प्राप्त हुए हैं, 2 स्थल हमें यहां से प्राप्त हुए हैं सिर्फ। अभी देखेंगे कौन कौन से स्थल है। और पाकिस्तान से हमको प्रारंभिक में सबसे अधिक स्थल हमें हड़प्पा भी यहीं से मिला, मोहनजोदड़ो भी यहीं से मिला, ये सब हमें यहीं से मिले। और सबसे बड़े जो नगर हैं वो भी 3 सबसे बड़े नगर हमको यहीं से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरीवाल। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर है? तीसरा जो इसका विस्तार है वो है भारत के अंदर। तीसरा विस्तार की बात करते हैं तो वो हमारे भारत के अंदर है, हमारे प्यारे भारत के अंदर है। और भारत से अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो सर्वाधिक स्थल प्रेजेंट में, ध्यान रखना प्रारंभिक में पाकिस्तान से मिले थे लेकिन उसके बाद सबसे अधिक स्थल हमको यहीं से भारत से प्राप्त हुए हैं। तो अगर सिंपल सी बात करें तो जो सर्वाधिक हमें स्थल प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक स्थल वो कहां से प्राप्त हुए? हमको सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हमें भारत, सबसे ज्यादा स्थल भारत से। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में है, अफगानिस्तान से लेके भारत तक इनका विस्तार है। 3 देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत।
अफगानिस्तान क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहां पर हमको सबसे कम क्षेत्र मिले, सबसे कम क्षेत्र हमको यहीं से मिले हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से। प्रारंभ में सर्वाधिक क्षेत्र आपको कहां से मिले? पाकिस्तान से। सबसे बड़े 3 जो इसके बड़े नगर हैं वो भी हमको पाकिस्तान से ही प्राप्त होते हैं। और बाद में भारत से सबसे अधिक स्थल प्राप्त होते हैं, मतलब सबसे अधिक स्थल आप प्रेजेंट पूछेगा तो आपको भारत बताना है, और प्रारंभिक के सबसे अधिक स्थल पूछेगा तो आपको पाकिस्तान को टिक करना है। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक करके हम बात करते हैं इनकी। चलिए जी, लिखिए सभी ने। चलिए अब पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं और फिर बात करेंगे हम पाकिस्तान के बारे में। चलिए तो अफगानिस्तान को डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान में सबसे कम क्षेत्र हमको मिले हैं, तो अफगानिस्तान के बारे में आपसे पूछेगा तो अफगानिस्तान में आपको क्या रखना है कि अफगानिस्तान से हमें सबसे कम स्थल जो है, सबसे कम स्थल हमको यहीं से प्राप्त हुए हैं, सबसे कम स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। और यहां से अगर बात करूं आपसे मैं, तो 2 हमको स्थल इसके मिले हैं, 2 स्थल, जिसमें से एक हमारे काम का बहुत है जिसको हमें पढ़ना है। एक है हमारे पास सोरतुगई, और दूसरा हमारे पास जो पड़ता है, दूसरा हमारे पास है, इसे बोलते हैं मुंडी गिराक। क्लियर है? तो 2 हमारे पास इसके महत्वपूर्ण नगर हैं, एक हमारे पास है सोरतुगई और दूसरा हमारे पास है मुंडी गिराक। क्लियर है? तो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कर देना, मैं आपके कमेंट में देख रहा हूं, तो आप मुझे पूछते रहना, क्वेश्चन जो भी है मेरी नजर उसी पे बनी हुई है। ठीक है जी? चलिए अभी तो फिलहाल किसी का कोई मैसेज नहीं है, तो ध्यान रखना है मुंडी गिराक और सोरतुगई 2 हमारे पास नगर है जो कहां मिलते हैं हमको? अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलते हैं, अफगानिस्तान में ही हमें नगर मिलेंगे। क्लियर? इतनी सी बात। चलिए आगे बात करते हैं सोरतुगई की, जो आपको बातें ध्यान रखनी, जो आपके एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितनी भी सभ्यताएं लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ज्यादातर नदियों के किनारे बसी हुई है। सारी सभ्यताएं हमारे ज्यादातर उनके नगर नदियों के किनारे बसे हुए। क्यों? क्योंकि नदी में उनको रहने के लिए अच्छा स्पेस मिल जाता है, भोजन की उनकी आपूर्ति हो जाती है, उनको भोजन के लिए इधर उधर नहीं भटकना होता, पूर्ति हो जाती है, भोजन उनको अच्छा मिल जाता है, तो बहुत सारी फैसिलिटी उनको नदी के किनारे मिलती है। इसलिए जितनी भी हमने सभ्यता देखी है प्राचीन, हड़प्पा सभ्यता हो, चीनी सभ्यता हो, मिस्र सभ्यता हो, मेसोपोटामिया हो, ग्रीक सभ्यता हो, ठीक है, तो ये सारी सभ्यता कहां है? किसी न किसी नदी के किनारे ये बसी हुई है। क्लियर? तो ऐसे अगर हम बात करते हैं सोरतुगई की, तो ये भी नदी के किनारे है। तो ये हमें कहां मिलता है? एक हमारी अफगानिस्तान के अंदर है पंज नदी, जो कि अमू दरिया के अंदर पड़ती है। एक जगह है अमू दरिया, हाँ जी, एक जगह है हमारी अमू दरिया, वहां पर हमको ये देखने को मिलती है। अमू दरिया जगह है अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर है पंज नदी, उसके किनारे ये हमारा नगर बसा हुआ है। क्लियर? इतनी सी बात। अब इस नगर की खासियत यह है कि ये इस सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर है साहब, ये सबसे उत्तरी स्थल यही है, सबसे उत्तरी स्थल है। अब देखो दिक्कत क्या आती है, लोग बोलते हैं कि सर सबसे उत्तरी तो मानदा है, हमने मानदा पढ़ा है, तो ये कहां से सबसे उत्तरी हो गया? देखो सबसे उत्तरी यही है, मानदा भारत के अंदर सबसे उत्तरी है, लेकिन हम अगर इसको वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे देखते हैं तो सबसे उत्तरी हमारा क्या आता है? यही आता है। तो अगर मैं आपको मैप दिखाऊं इंडिया का, अगर आप मैप से इसको पहचानने की कोशिश करो, ये हमारी यहां से भारत से, यहां से सिंधु नदी जारी है, तो सिंधु के यहां पर आपको दिखेगा ये मांदा है, और यहां पर हमारा है सोरतुगई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सोरतुगई सबसे उत्तर में है, सोरतुगई सबसे उत्तरी इसका स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, इसलिए इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो सारे पॉइंटों को अपने क्लियर एकदम लिखते रहना, कोई डाउट है तुरंत कमेंट बॉक्स में कर देना, मेरी नजर कमेंट बॉक्स पे बनी हुई है, तो आप तुरंत इसको पूछिए क्वेश्चन को। ठीक है? चलिए दूसरी बात करते हैं, क्या खासियत है इसकी? ये एक ऐसी हमारी प्राचीनतम सभ्यता है जहां से हमको नवपाषाण काल के सबूत भी मिले। ध्यान रखना, यहां से हमको नवपाषाण काल के सबूत भी मिले, मतलब इसको हम एक तरीके से प्राचीनतम स्थल कह सकते हैं। ये हमारा प्राचीनतम स्थल है, प्राचीनतम स्थल ये है जहां से हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य भी हमको यहां से प्राप्त हुए हैं, नवपाषाण काल के साक्ष्य भी हमको यहां पर से मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और क्या खासियत है इस सभ्यता के अंदर? यहां से हमको सोने के साक्ष्य मिले हैं। सोना समझते हो ना, गोल्ड, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, गोल्ड, वो भी हमें कहां से मिला है? वो भी हमें सोरतुगई से मिला है, उसके सबूत हमको सोरतुगई से मिले।
और क्या सोर्तुगुई से मिला है? एक आपने सुना होगा नगीने, बहुत कीमती नगीने होते हैं, कीमती नगीने अंगूठियों में लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा, हार में, ज्वेलरीज में लगाते हैं, तो वो कीमती नगीने भी हमको यहां से प्राप्त हुए हैं। तो अगली इस स्थल की खासियत यह है कि यहां से हमको कीमती नगीने भी प्राप्त हुए, कीमती नगीने भी प्राप्त हुए। और अगर हम बात करें नहरों की, तो हमको यहां से बहुत सारी नहरों के सबूत मिले, मतलब पता चला है कि सोर्तुगुई के अंदर जो है पानी की सही व्यवस्था के लिए नहरें भी बनाई गई थी। मतलब सोर्तुगुई के अंदर हमको नहरों के सबूत भी मिलते हैं, नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो यहां से हमको नहरों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो अफगानिस्तान के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान में सबसे कम क्षेत्र हमको प्राप्त हुए और दो क्षेत्र हमको अफगानिस्तान से मिले, एक है सोर्तुगई और एक है मुंडी ग्राक। सोर्तुगई पंच नदी के किनारे स्थित है। सोर्तुगई सबसे प्राचीनतम स्थल है, यहां से हमको नवपाषाण काल के सबूत मिले हैं। इस सप्ताह का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, यहां से हमको सोने के साक्ष्य, नगीने के साक्ष्य और नहरों के साक्ष्य हमको यहां से प्राप्त हुए। क्लियर इतनी इस बात? चलिए जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बात करते हैं हम पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बात करते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी, क्या पूछो बच्चे? बिल्कुल देखो, मुंडी ग्राक के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, मुंडी ग्राक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिखवा दे सा रहा हूं, देखो मैंने सब कुछ लिखवा दे, लेकिन मुंडी ग्राक का बुक आपको बहुत सारी बुकों में जिक्र भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की सर सारे क्षेत्र लिखा, बहुत सारे क्षेत्र मैं सबके लिखवाऊंगा तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत भार हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा लोड भी लगेगा। मैं आपको केवल वो पॉइंट लिखवाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एनसीईआरटी के अंदर इसका हमको जिक्र मिलता है एनसीईआरटी में। तो मैं आपकी जो भी क्लास ले रहा हूं वो एनसीईआरटी बेस से ध्यान रखना, एनसीईआरटी हमारा आधार और उसी को बना के हम ये सारी बातें कर रहे हैं। क्लियर है? तो ज्यादा एक्शन नहीं पढ़ना है, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, वो पढ़ना है जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। हमको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है? हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है वो हमको पढ़ना है जो हमारी बुकों के अंदर दिया हुआ है। क्लियर है साहब? चलिए बहुत बढ़िया। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। दूसरा क्षेत्र हमारे पास है पाकिस्तान। पाकिस्तान से बात करते हैं तो प्रारंभ में सबसे ज्यादा क्षेत्र हमको पाकिस्तान से प्राप्त हुए, स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा क्षेत्र मिले हैं। और तीन हमारे पास ऐसे स्थल हैं इसके फेमस जहां सबसे ज्यादा हमको क्षेत्र मिलते हैं। तीन स्थल के बारे में सीखना है आपको। अगर तीन स्थल में आपको बताऊं मैं कौन कौन से हैं, तो पहला जो हमारा स्थल है, पहला स्थल वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान सबसे पहला क्षेत्र है हमारा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से हमको यहां से इस सभ्यता के हमें सबूत मिले, स्थल मिले। दूसरा हमारे पास आता है सिंध। सिंध से हमको मिले हैं, सिंध से पाकिस्तान का जो सिंध है वहां से हमको इसके स्थल प्राप्त होते हैं। और तीसरा आता है हमारा पश्चिमी पंजाब। तो पश्चिमी पंजाब जो है वहां से हमको इस सभ्यता के सबूत मिलते हैं। मतलब तीन हमारे नगर हैं इसके जो आपको पढ़ने, जो आपको समझने हैं। क्लियर है? तो पाकिस्तान के अंदर तीन स्थल ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जहां से हमको इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। क्लियर? कौन कौन से हैं भाई साहब? बलूचिस्तान, सिंध और पश्चिमी पंजाब। इन तीनों जगह से हमको पाकिस्तान में ये तीन स्थल हैं जहां से हमको हड़प्पा सभ्यता के स्थल की प्राप्ति होती है। क्लियर है? चलिए सबसे पहले बलूचिस्तान को खत्म करते हैं, बलूचिस्तान के बारे में समझते हैं। ठीक है, पहले बलूचिस्तान की बात करते हैं तो हेडिंग डाल लेते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से हमको टोटल 8 स्थल के बारे में पता चला है। 8 स्थल हमें मिले हैं कि बलूचिस्तान के अंदर 8 स्थल हैं। आपका एग्जाम इनके नाम पूछ लेता है तो इसलिए मैं 8 स्थल के नाम आपको बता देता हूं, 8 स्थल के नाम। और मैं फिर से कह रहा हूं कोई भी डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में करते रहिए, क्योंकि देखो जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे मैं मान के चलूंगा कि सारी चीजें एकदम परफेक्ट रूप से चल रही है। इसलिए डाउट पूछने से बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में करिए, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 8 स्थल हमको यहां से प्राप्त हुए। देखो 8 स्थल आपको याद कैसे करना, बहुत आसान से ट्रिक बता रहा हूं, आप उसे याद कर लोगे। आप ट्रिक लिख लीजिए, मेरा सूत कुलीन डाबर। डाबर का मतलब बालक होता है। ये ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, इससे आपको 8 स्थल याद हो जाएंगे। मेरा सूत कुलीन डाबर बालक है, मेरा सूत कुलीन डाबर बालक है। बोलिए मेरे साथ एक दो बार, मेरा सूत कुलीन डाबर बालक है, मेरा सूत कुलीन डाबर बालक है। क्लियर है? अब देखिए किस तरीके से हम इस पूरी ट्रिक से 8 स्थल को याद करते हैं। तो आप मेरा में मैं को उठाइए तो आपको एक नगर आपने सुना होगा जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ सुना है नाम? तो पहला स्थल हो गया हमारा जो बलूचिस्तान के अंदर मिलता है, उसका नाम है मेहरगढ़। कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे स्थल के नाम आपको लिखवाऊंगा, सारे स्थल के नाम लिखवाऊंगा, परेशान क्यों होते हो? बस फोकस करिए बोर्ड के ऊपर। ठीक है, कमेंट बैक मत करिए, सिर्फ फोकस करिए।
स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। दूसरा स्थल देखते हैं रा से, दूसरा स्थल रा से देखते हैं तो आपने सुना होगा नाम राना गुडई, नाम सुना आपने राना गुडई? हाँ जी, सारे बच्चे कमेंट रोक दें, सिर्फ इस ट्रिक पे ध्यान दें, ये ट्रिक अगर समझ नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ट्रिक पे ध्यान रखिए, सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा नाम है हमारे पास राना गुडई, दूसरा नाम क्या है? राना गुडई। तो दो नाम याद हो गए, मेहरगढ़, मेरा से मेहरगढ़ और रा से राना गुडई। मेरा में दो नगर आपको याद रखने हैं इसके, पहला है मेहरगढ़ और दूसरा क्या है? राना गुडई। आगे चलते हैं सूत, सूत से दो नाम है जो आपको याद रखने हैं, सूत से दो नाम, एक तीसरा नाम याद रखना आपको जिसका नाम है सुत का गेंडोर। नाम सुना आपने सुत का गेंडोर? तो सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर आपको नाम ध्यान रखना है, या इसको सुत गेंडोर भी कहते हैं। अगर आप गा भी नहीं लगाना चाहते हो तो इसका एक और नाम भी, इसको सुत गेंडोर भी कहते हैं, सुत गेंडोर। तो दोनों इसके नाम है, सुत का गेंडोर करो, सुत गेंडोर करो। और चौथा जो हमें नाम मिलता है वो है हमारा है सुत का कोहो, सुत का कोहो, सुत का कोहो। तो सूत से दो नाम आपको याद रखने, एक है सुत गेंडोर या सुत का गेंडोर और दूसरा नाम है सुत का कोहा, सुत का कोहो। चार नाम याद हो गए हैं। मेरा में दो नाम है, मैं से कौन सा है? मेहरगढ़, और रा से क्या है? राना गुडई। और सूत में दो नाम है, पहला नाम क्या है? तो पहला नाम आपको याद रखना है, सिंपल सा नाम है, देखो पहला नाम हमारा है सुत गेंडोर और दूसरा नाम है सुत का कोहो। क्लियर है? आगे चलते हैं। कुलीन में दो नाम मिलते हैं, पहला नाम कुली से कुली है, कुली कहते हैं इसको, पांचवा नाम है ये। और ना से है नाल, ना से नाल नाम है, ये छठा नाम है नाल। तो पांच छठे ऊपर हो गए हैं, कुली और नाल याद हो गया है। डाबर से अगर बात करते हैं, डाबर, तो डाबर से पड़ता है डाबर कोट, डाबर से क्या नाम है? डाबर कोट। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। और आठवें नंबर पे आता है हमारा बालक से, जिसका नाम है बालाकोट। तो आठवां हमारा है बालाकोट। क्लियर है? तो बहुत आसानी से आपको ये नाम याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में ये नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बलूचिस्तान से कौन कौन से नगर हमको प्राप्त हुए हैं, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? तो सिंपल सी हमने ट्रिक बनाई और ट्रिक हमारी क्या है? मेरा, सूत, कुलीन, डाबर, बालक है। मेरा में दो नाम हमने डिस्कस किए, मैं से मेहरगढ़, रा से राना गुडई। सूत हमने दो नाम डिस्कस किए हैं, सुत गेंडोर और सुत का कोहो। कुलीन में दो नाम हैं, कुली और नाल। डाबर से डाबरकोट और बालक से बालाकोट। याद रहेगा इतना सा। ये हमारे बलूचिस्तान के जितने भी नगर थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। और हमारे एग्जाम के लिए इनमें से जो डिटेल में हमको पढ़ने हैं वो केवल तीन नाम है जो आपके एग्जाम में पूछेगा, और जो जो काम की बात है वो ध्यान रखनी है। जैसे पहला जो नाम आपको ध्यान रखना है वो है हमारा मेहरगढ़, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बाद आता है हमारा सुत का गेंडोर, जो हमको पढ़ना है सुत का गेंडोर। और सुत का गेंडोर के बाद तीसरा नाम हमारे पास आता है बालाकोट। इन तीन नामों को हम डिटेल में देखेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। नाम आपको आठों याद होने चाहिए, लेकिन जिसके बारे में आपको डिटेल पता है वो ये तीन हमारे काम के जो आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है जी, बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें? ट्रिक सबको याद हो गई है? ट्रिक सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ चुका है। तो बलूचिस्तान के 8 स्थल के बारे में हमने देखा कि कौन कौन से बलूचिस्तान में 8 स्थल हैं। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं मेहरगढ़ की। इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं जल्दी से। ठीक है, अब पहले बात करते हैं मेहरगढ़ की। तो हेडिंग डाल लीजिए आप फर्स्ट पे, मेहरगढ़। मैं आपको विस्तार के साथ साथ जो भी नगर हमारे बीच में आते जा रहे हैं हम उन सबको डिस्कस भी करते जा रहे हैं, जिससे कि आपको याद रहे। और बाद में फिर सबको एक साथ पढ़ेंगे तो बच्चा बोर हो जाता है, इसलिए विस्तार के साथ साथ इनको डिस्कस करते चलेंगे तो आगे का हमारा काम काफी सारा बच जाएगा। तो मेहरगढ़ में देखो आपको क्या क्या बात रखनी है। देखो मेहरगढ़ की सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको बच्चे अक्सर मिस कर देते और एग्जाम में गलती हो जाती है उनसे, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक ग्राम्य स्थल है, ग्राम्य स्थल है, ध्यान रखना है। अब हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय व्यवस्था के लिए जानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता नगरीय व्यवस्था के लिए जानी जाती है, लेकिन वो पूर्णतः नगर सभ्यता नहीं है। अगर आपको एग्जाम में मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक पूर्णतः नगरीय सभ्यता है तो आप उसको टिक नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि भाई हमने देखा है कि मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल प्राप्त हुआ जो नगर नहीं है, कि ग्रामीण सभ्यता था। यहां पर ग्रामीण नगर बसते थे, ग्रामीण थे यहां पर। तो पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि हड़प्पा पूरी तरह शहरी सभ्यता नहीं है, वहां पर कुछ नगर ऐसे मिले जो ग्रामीण सभ्यता। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा नगर ग्रामीण सभ्यता है, और एक ऑप्शन डाल देगा इनमें से कोई नहीं, और आप इनमें से कोई नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप रटके गए थे कि हड़प्पा क्या है, हड़प्पा क्या है? एक नगरीय सभ्यता है।
गड़बड़ हो जाएगी। तो नगरीय पूर्णता नगरीय नहीं है, नगरीय तो है लेकिन पूर्णता नहीं है। भाई हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, ये नगरीय सभ्यता, लेकिन एक ऐसा भी नगर है जो ग्रामीण सभ्यता है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, तो हर एक चीज को बारीकी से नोट करते चलना है। क्लियर है? ये भी सबसे प्राचीनतम नगर है, अगर इसकी बात करूं तो सबसे प्राचीनतम स्थल है, प्राचीनतम स्थल है ये। तो प्राचीनतम स्थल सबसे प्राचीन में हमको प्राप्त हुआ है ये, तो प्राचीनतम स्थल ये हो गया जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नवपाषाण काल के सबूत हमें यहां से भी मिले हैं, नवपाषाण काल के सबूत हमको मिले हैं यहां से, नवपाषाण काल के साक्ष्य हमको मिले हैं यहां से। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। इस सभ्यता की जो एज बताई गई है, इस नगर की जो एज बताई गई, लगभग 7000 से लेकर 5500 बीसी के आसपास इस नगर की जो स्थापना है, जो डेट है वो बताई गई हमें कि इसकी डेट लगभग हमारी 7000 पुराना ये नगर है, 7 से 5500 के पुराना, मतलब इसकी एज बताई गई। तो ये एज आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम अक्सर पूछ लेता है। और सबसे प्राचीनतम, ध्यान रखना, सबसे प्राचीनतम अन्नागार जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमको मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है, मतलब मेहरगढ़ में सबसे प्राचीनतम अन्नागार हमें प्राप्त हुआ है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे प्राचीनतम अन्नागार, प्राचीनतम सबसे पुराना, सबसे पहले हमको कहां पर प्राप्त होना नगर, तो हमें मिला है मेहरगढ़ से। तो सबसे प्राचीनतम जो आपका है ना नगर, वो हमको यहीं से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? चलिए जी, कोई डाउट है बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ध्यान रखना है, प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुराना। तो सबसे पुराना नगर कहां पर था? वो हमारा मेहरगढ़ के अंदर ही था। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए, दूसरा आपको फसल की ध्यान रखना है। यहां से हमको गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ जो है वो हमें यहां से प्राप्त हुई है, मतलब यहां से पता चलता है कि यहां के लोग जो है वो गेहूं और जौ की खेती करा करते थे। तो यहां से हमें गेहूं जौ के सबूत मिले। तो ये सारी बातें आपको मेहरगढ़ के लिए याद रखने की, ग्रामीण सभ्यता है, प्राचीनतम सभ्यता है, नवपाषाण काल के सबूत हमको यहां से मिले। इसकी एज लगभग 7000 से लेके 5500 बीसी के बीच की इसकी एज है लगभग। और अगर हम बात करते हैं इस सभ्यता की, तो यहां से हमको गेहूं और जौ के सबूत मिले हैं, और सबसे प्राचीनतम अन्नागार हमें यहीं से मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। क्लियर? बताइए, किसी बच्चों को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम अगले नाम पर चलते हैं, सुदगैंडोर पे। कोई डाउट नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो दूसरा नगर है, दूसरा स्थल है हमारा बलूचिस्तान का, उसका नाम है सुतगैंडोर। सुतगैंडोर, तो अगली हेडिंग डाल लीजिए सुतगैंडोर, अगली हेडिंग डाल लीजिए सुतगैंडोर। देखो, सुतगैंडोर की बात करते हैं तो सुतगैंडोर बलूचिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मकरान तट। तो मकरान तट पे ये स्थित है और दशक नदी के किनारे, दशक नदी, नदी का नाम भी ध्यान रख रहे हैं, जो मैं नाम लिख रहा हूं नदी के, उनके नाम जरूर याद रख लेना। पहली बात तो ये बलूचिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मकरान तट। क्या नाम है? मकरान तट। क्लियर है? मकरान तट है, और मकरान तट में दशक नदी के किनारे ये स्थित है, दशक नदी के किनारे ये स्थित है। क्लियर है? इसके अगर हम खोज की बात करते हैं तो सुतगैंडोर जो है हमारा, सुतगैंडोर की खोज की थी आर एल स्टाइन ने। ये नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ ले गया है ये नाम, कि सुतगैंडोर की डिस्कवरी जो है, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इसकी जो खोज है उसका श्रेय जाता है हमारे आर एल स्टाइन को, आर एल स्टाइन को। क्लियर है? इतनी से नाम आपको याद रहेगा। क्लियर है? अब सुतगैंडोर फेमस किस लिए है? देखो, ये अपने बंदरगाह के लिए बहुत फेमस है, यहां से हमको काफी बड़े बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। तो इसकी जो सबसे एक खासियत बात है वो इसके बंदरगाह है, जिसकी वजह से ये जाना जाता है। तो ये अपने बंदरगाहों की वजह से जाना जाता है, बंदरगाह के लिए ये जाना जाता है। क्लियर? इतनी सी बात है, बंदरगाह के लिए फेमस है, तो ये बात आप लिख लेना। तो ये सुतगैंडोर के बारे में को ध्यान रखनी है, कहां पर है? मकरान तट में, दशक नदी के किनारे ये स्थित है, और इसकी खोज करी थी आर एल टाइन ने, इसकी खोज की थी। और यहां से हमको क्या मिला? यहां से हमको बंदरगाह के सबूत हमको मिले। यहां पर एक बंदरगाह था, मतलब पानी के जहाज जो होते हैं ना, पानी के शिप देखे होंगे आपने, वो आके यहां पर रुकते थे, यहां से पूरा व्यापार इनका आगे ट्रांसफर होता था, चलता था। तो बंदरगाह के सबूत हमको सुतगैंडोर से मिलते हैं। क्लियर है सभी को? इसकी शॉट लीजिए, और किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछिए। कोई डाउट है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो, बंदरगाह वही होता है जहां पानी के जहाज आके रुकते हैं। पानी के जहाज देखो ना, बड़े जाले जहाज जो होते हैं, इसको शिप कहते हैं, वो आके जहां पर रुकती है, फिर वहां से सामान लोडिंग अपलोडिंग किया जाता है, वो सारे काम बंदरगाह से किए जाते हैं, वही बंदरगाह हमारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोथल से भी मिले, बिल्कुल सही जवाब का, लोथल से भी मिले, उससे लोथल में डिस्कस करेंगे। जब इंडिया जाएंगे तो वहां पर हम लोथल को भी देखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलिए अगला चलते हैं। तीसरा हमारे पास आता है बालाकोट। ठीक है, तीसरा नाम जो है बलूचिस्तान का वो है बालाकोट।
तीसरा नाम हमारे पास क्या है, बालाकोट। देखो बालाकोट में पहली तो बताइए आपको बलूचिस्तान के अंदर, जब बलूचिस्तान की डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपसे पूछ लेगा कि किस राष्ट्र के अंदर स्थित है, किस देश के अंदर स्थित है, तो ये ध्यान रखना आप, ये बलूचिस्तान के अंदर स्थित है, बलूचिस्तान में ये स्थित है, हमारा बलूचिस्तान में स्थित है। और ये सीप उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। किसके लिए फेमस था जी, ये तो ध्यान रखना, ये सीप उद्योग के लिए जाना जाता था, सीप उद्योग के लिए ये बहुत फेमस था, यहां से सीप का व्यापार किया जाता था। और सीप जो है ये मनके बनाने के लिए यूज की जाती थी, तो इसको सीप पे नीचे लिख लेते हैं। ये जो सीप है ये मनके बनाने में यूज की जाती थी, मनके, मनके जो है ना उससे इसको बनाया जाता था, तो इससे मनके बनाए जाते थे, ठीक है, मनके वगैरह बर्तन वगैरह जो होते हैं ना वो सब इससे बनाए जाते थे, सीप से। तो सीप का उद्योग बालाकोट से किया जाता। तो ये दो पॉइंट है जो बालाकोट के बारे में हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं और ये एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने का, ठीक है। तो इस तरह हमारा बलूचिस्तान कंप्लीट हो गया है। बलूचिस्तान में आप समझ चुके हो कि कौन कौन से नगर हैं, कौन कौन से 8 स्थल हमने देखे हैं, और उस 8 स्थल में से 3 स्थल हमारे काम के जिनको हमने डिटेल में पढ़ा। 8 स्थल कैसे याद रखने हैं आपको, सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। मेरा सूत कुलीन डाबर बालक है, उससे आप 8 नाम याद रख सकते हो, कौन कौन से नाम है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम सिंध की। सिंध के अंदर देखते हैं, दूसरा हमारा सिंध है, तो सिंध में देखते हैं, तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, सिंध। सिंध में देखते हैं कौन कौन से हैं। सिंध बड़ा ही अच्छा प्रांत है। पहले अगर हम बात करें कि देश का जो हमारा विभाजन हुआ, विभाजन से पहले ये भारत के जो राजस्थान है उसका पार्ट हुआ करता था ये सिंध, लेकिन बाद में जब रेड क्लिफ साहब ने लाइन ड्रॉ की तो सिंध को इन्होंने अलग कर दिया है राजस्थान से, तो अब ये पाकिस्तान के अंदर है सिंध। और सिंध से अगर हम बात करते हैं तो सिंध से भी हमको 8 स्थलों के बारे में पता चलता है। सिंध से हमें 8 स्थल मिले, क्लियर है। चलिए जी, किसी को कोई डाउट है तो हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 8 स्थल हमको यहां से मिले हैं, तो 8 स्थल की बात करते हैं, तो अगर हम 4 स्थल की बात करें, 4 स्थल देखो बिल्कुल ट्रिक से याद रखना है। 8 स्थल ऐसे याद नहीं करने हैं कि भूल जाओ पेपर में, आसान तरीके से बता रहा हूं, ट्रिक से इसको बना के याद रखेंगे और आपको जिंदगी भर याद रहेंगे, टेंशन मत लो। एग्जाम में जब आप जाओगे ना तो आप नाम देखते ही उसको उड़ा दोगे, ठीक है। तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखना है। देखो सबसे पहले बात करते तो 4 नाम है इसके जो दड़ों से फेमस है, दड़ों के लिए जाने जाते हैं। दड़ों उनके नाम के पीछे होता है। दड़ों का मतलब होता है मिट्टी का टीला, मिट्टी का टीला। दड़ों का मतलब क्या होता है, मिट्टी का टीला। तो 4 हैं हमारे यहां पर स्थल जो दड़ों नाम से फेमस हैं। जैसे पहला नाम तो आपने सुना ही है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, तो पहला नाम याद रहेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद आता है जुदेर जोदड़ो, दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, जुदेर जोदड़ो। देखो बहुत आसान नाम है, मोहनजोदड़ो, सबके पीछे आपको दड़ो देखने को मिलेगा, दड़ो मतलब मिट्टी का टीला। तीसरा नाम आता है हमारा लोहम जोदड़ो, लोहम जोदड़ो। और लास्ट नाम तो आपने सुना ही होगा चन्हू दड़ो, नाम सुना है ना आपने, चन्हू दड़ो, जो चन्हू दड़ो। तो ये 4 नाम जो हमारे सिंध के अंदर मिलते हैं और सबके नाम के पीछे दड़ो है, और दड़ो का मतलब होता है मिट्टी का टीला। तो याद रहेगा कौन कौन है, मोहनजोदड़ो, जुदेर जोदड़ो, लोहम जोदड़ो और चन्हू दड़ो। चलिए अब 4 नाम और बचते हैं। 4 नाम के लिए मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। हमारे जो सिंध है ना, ये वाला पाकिस्तान का, इस सिंध में एक जगह है, एक प्लेस है जिसका नाम है अमरकोट। अमरकोट बहुत ही अच्छा प्लेस है ये, पहले राजस्थान का हुआ करता था, राजस्थान का था ये आजादी से पहले, बंटवारे से पहले, मतलब आजादी तो हो गई, जब डिवीजन हुआ था हमारे भारत का उससे पहले ये भारत का हिस्सा था, बहुत अच्छा हिस्सा था। राजपूताना यहाँ पर राज करते थे, उनका पूरा यहाँ पर चलता था, बढ़िया। और यहाँ की जो लगभग जो जनसंख्या थी वो हिंदू मेजोरिटी यहाँ पर ज्यादा थी, 70%। ज्यादातर लोग यहाँ पर जो है ना वो इंडिया के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन रेड क्लिफ लाइन जब खींची गई तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा इसको पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। और पाकिस्तान में जब ये स्थल जाता है तो पाकिस्तान में अब इसका नाम बदल चुका है, अब इसका नाम हो गया है अमरकोट अली अल्लाह, अली अल्लाह इसका नाम कर दिया गया है। अमरकोट का नाम बदल क्या करते हैं, अमरकोट अली अल्लाह। और जो हमारे अगले 4 स्थल है वो इसी से जुड़े हुए हैं, इसी से बने हुए हैं। तो देखिए उसका नाम आपको कैसे याद रखना है। तो अमर से पहला नगर है हमारा जिसका नाम है अमरी, क्या नाम याद रहेगा, अमरी। तो हमारे 4 नगर हमने यहां पर देख लिए हैं, 1 2 3 4। 5वां नगर हमारा क्या हो गया है, अमरी, ध्यान रखिए आप। अगला नजर है हमारा कोट से कोट दीजी, नाम सुना है ना कोट दीजी, बिल्कुल। तो 6ठा स्थल हमारा हो गया है कोट दीजी। तो इस कहानी को याद रखिए और इस कहानी से हमारे बाकी 4 स्थल लिंक कर जाते हैं। तो कोट दीजी आपको याद रखना है। अली से बात करते हैं तो अली से हमारा है अली दानो,
बिल्कुल बिल्कुल, देखो हाँ हाँ, अरे अब भारत का हिस्सा थोड़ी ना है, अब तो ये राजस्थान में पहुंच चुके हैं, भारत का हिस्सा नहीं है, राजस्थान में। और इसका अब जो नाम है वो है अमरकोट अली अल्लाह, अमरकोट अली अल्लाह इसका नाम कर दिया। और उस नाम से हम ट्रिक बना रहे हैं, नाम से हम ट्रिक बना रहे हैं। ये सारे नगर अमरकोट में नहीं है, ये सिंध जिले में पूरे में फैले हुए हैं। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आप किस तरीके से कहानी से लिंक करके सारे नामों को याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अमरकोट के अंदर ही स्थित है, ये नहीं, पूरे सिंध के अंदर है। मैं इसको एक ट्रिक के बेसिस पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर है। तो अली से आपको याद रखना है, अली से हमारा 7 नाम आता है जिसका नाम है अली मुराद, अली मुराद, मैं साफ साफ लिख देता हूं, अली मुराद, ठीक है। और अल्लाह से हमारा 8वां आता है जिसका नाम है अल्लाह दीनो, 8वां हमारा स्थल है अल्लाह दीनो, अल्लाह दीनो, ठीक है। तो ये 8 नगर हैं, 8 स्थल हैं जो सिंध के अंदर पाए जाते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं सिंध के अंदर? पहला दड़ो से स्थित है जिसमें आता है पहला मोहन जोदड़ो, जुदेर जोदड़ो, लोहम जोदड़ो, चन्हू दड़ो। और इधर चलते हैं तो इधर आता है हमारा अमरकोट अली अल्लाह से याद रखो, अमरी, कोट दीजी, अली मुराद और अल्लाह दीनो, क्लियर है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारा टाइम हो चुका है आज का, तो आज हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं विस्तार को, और विस्तार में हमने कहां का खत्म कर चुके हैं? अफगानिस्तान हम खत्म कर चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर पढ़ रहे थे, पाकिस्तान में हमने पहले बलूचिस्तान को पढ़ा और अब हमने सिंध को पढ़ा। अब सिंध में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले भाई मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे, चन्हू दड़ो को पढ़ेंगे, इनके बारे में पहले हम बात करेंगे जो जो काम के, और फिर हम आगे का विस्तार देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक, क्योंकि बहुत काम किया और आपने ये पढ़ लिया, मैं कह रहा हूं आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप अपनी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सब इसको डिटेल में आराम से अच्छे से पढ़िए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।